हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संजय गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी को जैसा कि आज आप सभी का ऑफलाइन क्लासेज यानी अपने क्लाइमेट स्कूल सेंटर में आप सभी का 11th का एक स्पेशल एग्जाम हुआ है और इस एग्जाम में बहुत सारे प्राइज रखे गए हैं। चलिए, तो आज जो आप लोग टेस्ट हुआ उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं और डिस्कशन के बाद आप इसमें एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कितना सही कितना गलत है। उम्मीद करता है वो पूरा क्वेश्चन का आंसर सही होगा और आपको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू किया जाता है। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है, ध्यान दीजिए। पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर किसी पिंड का भार सतह पर उसके भार के 1/16वां भाग हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, जो सिचुएशन दिया है उसको फॉलो करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। देखते हैं क्या दिया है। तो बोले पृथ्वी की सतह, समझ लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर, अब ये सतह से किस ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ पर कितना ऊंचाई मान लेते हैं, एच ऊंचाई। तो पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर किसी पिंड का भार, समझ लीजिए कोई एक पिंड है, इसका भार द्रव्यमान यहाँ पर एम है, तो द्रव्यमान यहाँ पर एम, यहाँ भी द्रव्यमान क्या होगा, एम। द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है, भार चेंज होता है। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान एम है तो भार का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी होगा। तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी, इस ऊंचाई पर मान लेते हैं जी डैश, जी डैश। हम पढ़ते ना, ऊंचाई बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, यानी जब गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो भार भी क्या होगा, घटेगा। तो सवाल में ये बोला गया है किसी पिंड का भार सतह पर भार का 1/16 गुना हो जाता है, यानी यहाँ पर ये जो भार है ना, यहाँ के भार का 1/16 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन में कौन सा लाइन दिया है, तो लाइन दिया है एम जी डैश का मान 1/16 गुना हुआ किसका, एम जी का। ये लाइन दिया है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर। अब देखिए, तो यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, तो जी डैश, तो जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश क्या है, इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण फॉर्मूला होता है जी एम अब बटा दूरी, तो दूरी यहाँ पर कितना है, आर प्लस एच, लीजिएगा आर प्लस एच का स्क्वायर बराबर 1/16। यहाँ जी है तो जी का फॉर्मूला जी मैंने सतह पर, तो क्या होगा जी एम अब बटा दूरी क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर। जैसे क्या होगा, जी एम से जी एम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आर प्लस एच का होल स्क्वायर उल्टा कर देनी, यहाँ हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16 आर स्क्वायर। यहाँ से आर प्लस एच का मान कितना आ गया, अंडर रूट 16 आर स्क्वायर, तो 16 का वर्गमूल 4, आर स्क्वायर का आर। तो आर प्लस एच का मान आ गया 4 आर, यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा, ये आर प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस आर क्या हो जाएगा, 3 आर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो 50। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या आर है, पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर उस बिंदु की ऊंचाई क्या होगी जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना परसेंट है, 1%। ये भी इसी टाइप क्वेश्चन, मान लीजिए पृथ्वी है, बोला पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो सतह का त्वरण जी मान लेते हैं और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश मान लेते हैं। तो बोला गया जी डैश कितनी ऊंचाई पर, एच, तो एच का मान निकालना है। और सवाल में क्या दिया है, कितनी ऊंचाई पर ये जो जी डैश है ना, जी डैश, तो जी डैश का मान क्या हो जाए, जी का 1%, जी का 1%। अब इसी लाइन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा जी एम बटा दूरी कितना लेंगे, त्रिज्या प्लस एच, यानी आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी का मान क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, और का मतलब गुणा 1%, यानी 1/100। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जी एम कैंसिल, यहाँ से आर प्लस एच का मान कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू 100 का वर्गमूल 10, आर स्क्वायर का आर, तो आर प्लस एच का मान आ गया 10 आर, तो एच का मान कितना आएगा 10 आर माइनस आर, एन कितना आ गया 9 आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के परिमाण का अनुपात क्या है। ओके, अब देखिए उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा बोला है, गतिज ऊर्जा बोला, तो उपग्रह तो हम पढ़े थे ना, कोई मान लीजिए ग्रह है, ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, उपग्रह लगाता है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम, ये पूरा दूरी हम मान लेते हैं आर। ठीक है, और ये उपग्रह है, इधर मान लेते हैं वी नोट वेग से क्या कर रहा है, इसका परिक्रमा कर रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो बोला क्या गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के परिमाण का अनुपात क्या होगा, तो इससे स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इसका द्रव्यमान इस मूल्य मान लेते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा ने यू, यू का मान क्या होगा, तो माइनस जी एम एम बाई दूरी, दूरी कितना है आर पर। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा, तो कैंडिल फॉर्म में क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका वेग वी नोट है, तो लिखेंगे वी नोट का स्क्वायर। अब ये दोनों का अनुपात निकालना, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, तो यह वेग के टर्म में दिया है, बट ये वेग के टर्म में नहीं दिया है। ठीक है, तो या तो इसको इसके टर्म में लगी या इसको इसके टर्म में लगी। चलिए काम करके थोड़ा स्थिति का निकालते हैं, किसे टर्म में, वेग के टर्म में, तो कैसे निकालेंगे। अब बताइए, जब यहाँ पे चक्कर लगा रहा है
कौन गति से? वृत्तीय गति कराने, वृत्तीय गति। तो किसी वस्तु के वृत्तीय गति करने के लिए क्या आवश्यक है? अभिकेंद्र बल आवश्यक है। तो इस पर जो अभिकेंद्र बल काम करता है वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तो ग्रह और उपग्रह के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। ठीक है, समझ सकते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल मतलब mv स्क्वायर बाई दूरी। तो दूरी कितना है यहाँ पर? माने त्रिज्या, पथ की त्रिज्या r है तो r, mv स्क्वायर बाई r। v यहाँ पर v नॉट है तो v नॉट लिख दीजिए। दिया गया अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम, ऐसा द्रव्यमान है कैपिटल एम, अब बटा दूरी। दूरी कितना है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ऐसे क्या होगा? आर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से बताइए एम वी नॉट स्क्वायर का मान कितना आ गया? चाहिए यहाँ देखिए जी एम एम बाई आर, तो समझ सकते हैं यहाँ पर जी एम एम बाई आर। तो इसका मान कितना? यहाँ स्मॉल आर का स्मॉल आर, इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया एम वी नॉट स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या होगा? समझ सकते हैं माइनस, ऐसे लिख सकते हैं एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यू बटा के ई निकलना है। तो इसका मान कितना है? एम वी नॉट स्क्वायर। परिमाण बोला है ना, इस चीज से मतलब नहीं है। और इसका मान कितना है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये और कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो 2 बटा आ गया 1, और 2 बटा 1 माने 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तो बी करो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर यहाँ दिया सवाल, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स में सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे एक स्तंभ 1 है और यहाँ स्तंभ 2 है, दोनों को सम्मिलित करना है और इस कोड से सही आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक से ए से, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग। और पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ए का क्या होगा? आर। ए का क्या होगा? आर। अभी नहीं बता, हम ऑप्शन में आएंगे। हम लोग टारगेट क्या है? सही ऑप्शन तक आना, नहीं पूरा सॉल्व करो। ठीक है, अब ए का होगा आर। देखिए यहाँ पर, यानी ए का कौन होगा? आर होगा। तो यहाँ पे ए दिया है तो ए का बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए पी, तो ये तो होगा नहीं। ए का यहाँ दिया क्यों? ये भी नहीं होगा। ए का आर होगा तो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यानी ये दो में कोई होगा। कौन होगा? आगे चेक करते हैं। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? हालांकि अब ये देखिए गुरुत्वीय त्वरण है, किलोमीटर मात्र तो होगा नहीं। देखिए 1 मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी की सतह का कितना होता है? 1/6 गुना। तो सतह पर कितना होता है? 9.8/6, यानी 1 पॉइंट समथिंग है। यानी ऑप्शन बी का क्या होगा? बी का हो जाएगा पी। बी का क्या होगा? पी। तो बी का होगा पी। तो बी का यहाँ पर क्यू दिया था कैंसिल, इन ऑप्शन नंबर डी है तो डी टू पर। ऐसे में पढ़े पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? 64 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए क्या दिया है? सी का दिया है क्यू, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है कितना होता है? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर सवाल दिया यहाँ पर, एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंचाने के लिए लंबवत रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ तो सवाल क्या दिया है? ये क्या है? एक धरातल है, यहाँ से पत्थर को सीधे ऊपर फेंक रहे हैं। कितना ऊंचाई तक पहुंचाना है? एच ऊंचाई तक। ये पूरा हाइट कितना दिया है? एच। एच हाइट तक हमें पहुंचाना है। तो एच ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लंबवत रूप से प्रक्षेपित किया गया। इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा का ऊंचाई 4h/5। तो 4h/5 कहाँ पर होगा? पूरा 5 हिस्सा में जो होता है इधर कहीं होगा। तो इस ऊंचाई पर, ये वाला ऊंचाई कितना दिया है? 4h/5। इस ऊंचाई पर, इस बिंदु पर हमें बताना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। ठीक है, यानी यहाँ पर अच्छा एक सवाल बताइए, यहाँ पर कौन सा एनर्जी होगा? यहाँ पर ओनली काइनेटिक होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा। बट यह रास्ता में है तो दोनों होगा, क्योंकि ऊंचाई पर भी और गति भी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ये दोनों का दोनों एनर्जी होगा। ठीक है, तो क्या निकालना हमें? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात निकालना, इन दोनों का अनुपात निकालना। तो दोनों का अनुपात कब निकालना? जब हमें दोनों पता हो। अब बताइए, ये हाइट दिया है तो हाइट की सहायता से ये निकालना आसान है, यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान है? बताइए, ये वाला निकालना आसान है तो कितना हो जाएगा? पढ़े लो एम जी एच, इसे द्रव्यमान एम मान ले, इसे मान क्या होगा? एम जी एच। तो एच कितना दिया है? 4h/5। तो 4h/5 यानी कितना गया? यहाँ पर 4/5 एम जी एच। ये किसका माना गया? पोटेंशियल एनर्जी दिया गया। अब हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ वेग तो दिया नहीं, अब थोड़ा दिमाग लगे, हम पढ़े थे लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो उसके अनुसार क्या होगा? जितना एनर्जी यहाँ पर उतना ही एनर्जी है, यानी सभी जगह एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा? सेम रहेगा। तो यहाँ का एनर्जी निकालना आसान है कि यहाँ का एनर्जी निकालना आसान है? यहाँ का निकालना आसान है, एच दिया है। तो इस पीई का मान क्या होगा? पीई का मान ये होगा एम जी एच। अब यहाँ में निकालना काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जोगफल इसका बराबर होगा नहीं होगा? होगा। तब देखिए इसको समझ सकते हैं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर
इन दोनों का जो फल इसके बराबर होगा यानी mg इसके बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये वाला पोटेंशियल एनर्जी यानी कितना है यार 4/5 mgh। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 5, यहाँ 5 में 4 गया 1 यानी कितना आ गया mgh, तो हो जाएगा mgh/5। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान, तो इसका मान आ गया mgh/5। अब इन दोनों का अनुपात निकालना, तो जब इन दोनों का अनुपात निकाले तो 5 से 5 गया, mgh से mgh गया, कितना बचा 1/4 यानी 1:4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी, तो सी टिक कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर एक वस्तु 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। क्षैतिज से थीटा कोण पर एक वस्तु पर, मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु पर कितना बल काम कर रहा है 50 न्यूटन, क्षैतिज वाला होता है, कितना कोण पर, तो बोला गया है थीटा कोण पर। अच्छा थीटा कोण पर कितना बल काम कर रहा है 50 न्यूटन बल काम कर रहा है। इसे 3 मीटर विस्थापित करना है, यानी ये वाला एस यानी विस्थापन का मान कितना दिया है, तो विस्थापन का मान दिया है 3 मीटर, कितना दिया है, ये वेक्टर एस और ये वाला क्या है वेक्टर एस। तो बोला इसमें कि 3 मीटर विस्थापित करके 150 जूल कार्य किया था। अब इसमें वर्क डन यानी डब्ल्यू का मान दिया है 150 जूल, तो बोला गया थीटा का मान क्या होगा। अच्छा तो इस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, और इसका मान दिया 150, तो एफ है तो एफ का मान कितना दिया है 50, तो 50, एस का मान कितना दिया है 3, तो 3, कोस है तो कोस थीटा का मान नहीं पता है, यहाँ 150, तो कितना गया 50, यही 150 कट जाएगा, तो कोस थीटा का मान आ गया 1, कोस कितना का मान 1 होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, थीटा का मान क्या हो जाए, थीटा का मान 0 डिग्री, कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिंड को समय के समानुपाती शक्ति, यानी जो शक्ति है समय के समानुपाती है, पावर प्रोपोर्शनल टू टी है, प्रदान करने वाली एक मशीन द्वारा एक सीधी रेखा में गतिमान किया जाता है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित कीजिए, और फिर यही सम्मिलन वाला सवाल आ गया, ठीक है। और सवाल में क्या दिया गया है, जो शक्ति है समय के समानुपाती है। चलिए तो यहाँ ए में दिया है वेग समानुपाती है, यानी वेग किसके समानुपाती है, बी में दिया है विस्थापन समानुपाती है, विस्थापन किससे समानुपाती है, सी में दिया किया गया कार्य समानुपाती है, ठीक है। अब बताइए इसमें सवाल में क्या दिया है, तो P प्रोपोर्शनल टू टी, जैसा लिख सकते हैं P बराबर के टी, जहाँ के क्या है एक समानुपातिक स्थिरांक है। अब बताइए P दिया है, P और T में संबंध दिया है, हमें वेग और टाइम में संबंध चाहिए, विस्थापन और टाइम में चाहिए, किया गया कार्य और टाइम में। अब देखिए पावर दिया है तो क्या निकलना आसान है, कार्य या विस्थापन या वेग, तो कार्य निकालना आसान है कैसे, तो पढ़े लो P बराबर W/T, इस P को हम लिख सकते हैं W/T बराबर दिया है KT, जैसे W का मान क्या जाएगा KT², तो क्या निष्कर्ष निकला W प्रोपोर्शनल टू T², इसका मान क्या हुआ, इसका मतलब होगा W यानी कार्य, कार्य किससे समानुपाती है T² का, यानी C का मिलान हुआ Q से, C का मिलान हुआ Q से। अब इसमें एक बन गया ना एक, तो बाकी अभी नहीं बनाएंगे, आगे देखेंगे कहां पर है, तो C का Q होगा, तो C का R दिए तो कैंसिल होगा, C का Q यानी ये दिया है, ये P दिया है, भी कैंसिल है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी तो क्यों भी होगा, तो C का होगा Q, और बाकी के ऑप्शन में Q नहीं दिया है, तो बाकी जब तीनों गलत है तो ऑप्शन बी है ना सही होगा, तो बी पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़ चुके अभी फाइनल एग्जाम तो है नहीं, अब हम सीख रहे इसलिए क्या करेंगे लोग पूरा ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ये क्या गया कार्य और समय में संबंध है, हमें क्या निकालना है वेग और इसमें संबंध निकालना है, तो वेग से कैसे निकालेंगे, अब देखिए पढ़े चलो किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, पढ़े चलो ना गतिज कार्य ऊर्जा पर में, तो कार्य क्या होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया T² आ गया। अब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इस अच्छा इस काइनेटिक एनर्जी तो काम कर रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं हाफ mv², ये आ गया हाफ mv² प्रोपोर्शनल टू T², जैसे क्या गया v² m तो कांस्टेंट होता है, हाफ भी कांस्टेंट, तो v² प्रोपोर्शनल टू T², तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल यानी v प्रोपोर्शनल टू T होगा, v प्रोपोर्शनल टू क्या होगा T, तो v यानी T के समानुपाती है, ये वाला हो जाए, तो a का हो जाएगा p, देखिए इसमें a का p दिया है इसी में, तो एक में वेग समानुपाती क्या होगा T होगा ना, ए का पी, हाँ सही है सही है, इसमें ए का पी दिया है ना, ए का पी होगा, ठीक है। तो बाकी कौन बचा विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसके हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर यहाँ दिया है, यदि चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो घर्षण के कारण हमारे पैर रुक जाते हैं, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा डे से कारण आगे बढ़ता रहा, तो जरूरत पड़ते जरूरत को ऑप्शन में क्या होती
तो ct कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, 20 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर जो आरंभ में 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, 50 न्यूटन का एक नियत मंदक बल लगाया जाता है, पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, सवाल सुनिएगा। 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु m का मान कितना दिया है? 20 केजी, आरंभ में 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है, इसका प्रारंभिक वेग यानी u का मान कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड, 50 न्यूटन का एक मंदक बल, मंदक मान इसके उल्टा एक बल लगा रहे हैं, तो f का मान कितना दिया है? 50 न्यूटन। ठीक है, मंदक बल है, क्या है? मंदक बल, मंदक बल लगा रहे हैं। अब मंदक बल से क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा, ए का मान निगेटिव में आएगा, ए का मान क्या आएगा? माइनस में आएगा। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? टी निकलना है। ठीक है, अब चूंकि पिंड को रोकना है तो अंतिम में क्या होगा? v का मान 0 होगा। अब इस डेटा से आपको t निकलना है। अब ध्यान देंगे, u दिया है, v दिया है, t निकलना है। यदि अब a निकल तो सॉल्व बन जाएगा। तो पहला काम है a निकालेंगे, तो f दिया है, m दिया है, तो a को हम लिख सकते हैं f बटा m। f का मान कितना दिया है? चूंकि मंदक बोले थे माइनस लगा रहे, माइनस, क्योंकि क्या है? मंदक बोले, तो माइनस 50 बटा m, m का मान दिया है 20, तो कितना है? 5 बटा 2, तो माइनस 5 बटा 2। त्वरण नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि मंदक बोले, तो मंदक बोले कारण ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि वस्तु को क्या करेगा? उसका चाल घटाएगा। तो ए का मान आ गया -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ए आ गया, हमें टी निकालना है, तो फॉर्मूला पढ़े लो, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, तो टी बराबर क्या हो गया? v माइनस यू बटा ए। v का मान, तो v का मान 0, तो 0, u का मान दिया है 15, तो 15, अब बटा ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया -5/2, लिख देंगे -5/2, 0 माइनस 15 -15 होगा, तो ऊपर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो -30 बटा -5, माइनस माइनस खत्म, 5 6 30, तो टी का मान है 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक कण का संवेग p समय t के साथ p बराबर 2 + 3t स्क्वायर के रूप में परिवर्तित होता है, तो t बराबर 30 सेकंड में कण का बल क्या होगा? बल, अब यहाँ पर क्या दिया है? संवेग दिया है, हमें बल निकालना है। अब ये संवेग दिया है, किस पर? t पर डिपेंड कर रहा है, यानी अलग अलग समय पर संवेग का मान क्या है? अलग अलग है। तो हम पढ़े संवेग में परिवर्तन दर क्या होता है? बल के बराबर होता है। कब पढ़े थे? न्यूटन गति के द्वितीय नियम में। एक को हम लिख सकते हैं dp/dt। अब बताइए d/dt, यहाँ p है, तो p का मान कितना दिया है? 2 + 3t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, इससे कितना होगा? 6t, तो 6t आएगा। f का मान आएगा 60, हमें कब निकालना है? t बराबर 3 सेकंड पर, तो t बराबर 3 सेकंड पर f का मान कितना आएगा? 6 3 18, तो लिख देंगे 18 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 80 पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला आ गया। यहाँ बोला गया कि स्तंभवन में क्या है? घर्षण का प्रकार दिया, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। घर्षण 3 टाइप में पढ़े थे लोग, स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण, और क्या है? गति घर्षण। यहाँ बोला गया म्यू का मान, और स्तंभ 2 में क्या दिया? म्यू का मान दिया है। म्यू घर्षण नियतांक या घर्षण गुणांक जिसे बोलते हैं। सुमेलित कीजिए और नीचे दिए एक कोर्स से सही आंसर बताने से सही आंसर क्या है। ठीक है, अब बताइए, या तो हम पढ़े थे लोग, ये जो म्यू होता है ना, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, रोलिंग फ्रिक्शन के लिए, तो सबसे अधिक कौन होता है? स्टैटिक वाला होता है। उससे कम काइनेटिक वाला, सबसे कम कौन होता है? रोलिंग वाला होता है। तो सबसे अधिक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण के लिए। तो ये स्थैतिक फ्रिक्शन, म्यू का मान अधिकतम सही है, यानी ए का होगा पी। ए का क्या होगा? पी। देखिए, तो इसमें ए का कौन पी दिया है? यहाँ पर दिया है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी पी दिया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दो में कौन होगा? ए या सी होगा। आगे बढ़ते हैं। लोटनी घर्षण के लिए क्या होता है? न्यूनतम यानी सबसे कम होता है, यानी बी का क्या होगा? आर होगा, तो बी का होगा आर, तो बी का आर सी में है कि ए में है? तो ये तो खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब देखिए पढ़े लोग, गति, गति क्या होता है? मध्यम, यानी क्यू होगा, तो क्यू दिखाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल यहाँ पर, किसी भी समय टी पर गतिमान कण का एक्स निर्देशांक इतना दिया है, वाई इतना दिया है, तो बोला कण का त्वरण निम्न द्वारा दिया था। असल में जो कण का त्वरण पूछा है, तो एक्स दिशा में त्वरण पूछा है कि वाई दिशा में पूछा है? इसमें एक्स और वाई का बात नहीं करनी, रिजल्टेंट त्वरण पूछा है। अब बताइए, यदि आपको ऐसा पता लग जाए, ए का मान एक्स वाला पता लग जाए, ए का मान वाई दिशा वाला पता लग जाए, तो रिजल्टेंट पढ़े चलो, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए रिजल्टेंट अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इतना तो पता है ना, एक्स वाला त्वरण पता है, वाई वाला त्वरण पता है, तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं। अब देखिए, एक्स में विस्थापन दिया है 2t क्यूब, तो जब यहाँ देखिएगा,
कौन का निर्देशांक यानी स्थिति दिया है, हमें त्वरण निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो बेग मिलेगा, बेग। तो बेग का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 3 गुना 6 टी स्क्वायर हो जाएगा। बट हमें बेग नहीं चाहिए, हमें चाहिए त्वरण। तो फिर बेग को डिफरेंशिएट करें तो त्वरण मिलेगा। तो 6 गुना 12 टी। तो ए का मान कितना है, 12 टी। किस दिशा में, एक्स दिशा में। अब वाई में निकाल लेते हैं भी, तो भी वाई का मान कितना आएगा, 3 3 का 9 और टी के पावर 2। फिर एक बार डिफरेंशिएट करते आएगा ए वाई का मान 9 गुना 18 टी, कितना गया 18 टी। अब देखिए एक्स का मान आ गया 12 टी, यहाँ पे आ गया 12 टी का स्क्वायर और प्लस ए वाई का मान कितना गया 18 टी, लिख देंगे 18 टी का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कितना गया यहाँ पर, अब 12 के स्क्वायर 144, 18 के स्क्वायर, मान लिया 18 सर स्क्वायर याद नहीं, हमको जल्दी हल करना है, क्या करेंगे बताइए तो। अच्छा तो यहाँ पर क्या 4 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, चलिए देखिए 4 है, चलिए 4 स्क्वायर कॉमन तो कितना होगा, यहाँ आएगा 3 3, यहाँ पे कितना आएगा 3 स्क्वायर एंड 3 टी का स्क्वायर। और यहाँ कितना ले सकते हैं इसे, यहाँ 4 नहीं कॉमन होगा, एक हम इसको हल करते हैं। तो कितना यहाँ पर 144 टी स्क्वायर प्लस 18, 18 के स्क्वायर कितना होता है, 18 गुणा 18, 18 18 144, यहाँ पर गया 18, कितना गया 4 8 4 12 324, चलिए 324 कितना यहाँ पर 324 टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ रूट है तो क्या करेंगे, रूट देंगे। तो कितना यहाँ पर 4 4 8 4 2 6, यहाँ कितना गया 3 1 4। ओके, यहाँ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, तो रूट में कितना आ रहा है ना, देखिए तो ऑन द रूट 468 टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना, ऑन द रूट 468 टी, ऑन द रूट 468 इसमें दिया है नहीं, तो ऑन द रूट 468 यहाँ बाहर टी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया यहाँ पर, एक लड़की स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकती है। वो 2 किलोमीटर चौड़ी एक नदी पार करती है, जहाँ दो नदी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर रूप से बह रही है। स्थिर रूप कहने का मतलब क्या हुआ, नदी का जो धारा का चाल हमेशा कितना रहता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। वह नदी की धारा के अभिलंबोत गति से तैरती है। ज्ञात कीजिए वो ठीक सामने दूसरे किनारे से कितनी दूरी पर जाती है। ओके, चलिए आज सवाल ध्यान समझते हैं, ऐसे सिचुएशन के अनुसार काम करते हैं। इसमें क्या बोला, नदी की बात किया है तो मान लेते हैं क्या है, नदी। ठीक है, ये नदी, नदी की चौड़ाई कितना दिया है इसमें, तो इसमें दिया है 2 किलोमीटर। ये पूरा आपको दिया गया है कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर नदी चौड़ा है। तो बोला इसमें कि स्थिर जल में एक लड़की कितना चाल से तैरती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ बोला गया कि गति से तैर सकती है और नदी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, यानी नदी की धारा, तो मान लीजिए धारा इधर, ठीक है, तो इधर मान लेते हैं बेग कितना दिया, देखिए धारा का बेग, तो धारा का बेग इधर कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो तैरने वाली लड़की, इसका 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 तैरने का चाल कितना है, इसका तैरने का चाल कितना दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया इसमें वो नदी की धारा के अभिलंबोत गति से तैर रही है, ठीक एकदम सीधा तैर रही है, इस तरह तैर रही है। तो तैर रही तो बताना है कि ठीक सामने दूसरे किनारे से, जैसे ठीक सामने दूसरे किनारे यहाँ पर है, इसे कितनी दूरी पर जाती है, इधर कहीं आएगी। ऐसा सोचिए यदि नदी नहीं बहता है, ये सामने तैर रही तो क्या होता है, ठीक यहाँ पे पहुंचते ठीक सामने, बट ये मान लीजिए इधर, ये अपना हमेशा सामने तैर रही है, मान लीजिए अभी यहाँ पर है, चलिए थोड़ा समझते हैं इधर से, ये लड़की यहाँ पर है, कुछ देर बाद क्या होगी, यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे। सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमेशा सीधा तैर रही है, बट नदी का जो पानी इधर बह रहा है इसको इधर लेके जा रहा है, नदी लड़की जो इधर यानी यहाँ कहीं पहुंचेगी। तो बताने कितना दूर पहुंची, यानी आपको ये वाला दूरी निकालनी, डिस्टेंस निकालना है, डी का मान। ठीक है, अब बताइए इधर का दूरी निकालना है, तो हम इधर के चाल से मतलब है, अब लड़की पर 2 चाल काम कर रहा है, ये तो लड़की खुद एफर्ट लगा रही है, इधर कितना चाल जा रही है, इधर जा रही है कितना चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, लड़की की चाल दिया गया, और लड़की पे वही चाल काम कर रहा है, किधर इधर, इधर कोई खींचने, इधर पानी बह रहा है कितना स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इधर का चल दिया है 5, इधर का चल दिया है 2, तो लड़की सीधा ना जाकर लड़की इधर जाएगी, रिजल्टेंट इधर में कहीं बनेगा। तो पता नहीं कितना दूरी होगा, तो सिंपल सी बात है, जिधर का दूरी निकालना है। अब दूरी निकालना, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़े दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। कब, जब एक समान चाल ओवर दिया हो, तो इसमें एक समान नहीं चाल दिया गया है, तो दूरी का फॉर्मूला होगा चाल गुणे समय। अब बताइए तो इधर का हमें चाहिए दूरी, तो इधर का ही लेंगे चाल, तो इधर का चाल कितना दिया, देखिए तो इस दिशा में चाल दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ रख दिए 2। अब समय चाहिए, तो हमको ये पता लग जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा है, तो कम हो जाएगा ना। अब बताइए लड़की
यदि नाव क्या बोलते हैं नदी नहीं बहता तो लड़की यहाँ तक पहुंचती, बट इधर जा रहा है तो हमेशा तो इधर ही गति कर रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, दोनों समय क्या होगा सेम, दोनों समय क्या होगा सेम होगा। तो लड़की को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, इस दिशा में आने में लगा समय, इस दिशा में आने लगा समय क्या होगा सेम होगा। तो अब हमको ये पता करना है इधर आने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, अब चलिए तो बताइए इसमें कौन सा समय निकाल सकते हैं, ये वाला समय निकाल सकते हैं, ये वाला समय कैसे, इसमें दिया है चाल और ये दिया है दूरी। तो बताइए 2 किलोमीटर दूरी, देखिए अब इधर का समय निकाले, तो इधर का समय निकालने के लिए इधर का दूरी चाहिए और इधर का चाल चाहिए, तो दूरी कितना दिया है, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया है 2 और चाल दिया है 5, तो 2 बटा 5, 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर पर घंटा में, घंटा में 2 बटा 5 घंटा, कितना समय लगेगा 2 बटा 5 घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय क्या हुआ सेव हुआ। ठीक है, तो कितना गया यहाँ पर समय 2 बटा 5 घंटा, ये कितना गया यहाँ पर 2 दूना 4 बटा 5, ये किसमें आएगा किलोमीटर में आएगा, तो दूरी कितना आएगा 4 बटा 5 किलोमीटर कहीं दिया है, ऐसे मीटर में दिया है, तो 4 बटा 5 को किसमें बदल देंगे मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में लिखे गुणा करते हैं कितना गया यहाँ पर 200 यानी 4 दूना 800, 800 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया यहाँ पर, यदि दो गेंदों को 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों पर प्रक्षेपित किया जाता है और उनकी अधिकतम ऊंचाई समान होती है, उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात होगा। ध्यान देंगे एक गेंद को 45 डिग्री पर, एक गेंद को 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उनकी अधिकतम ऊंचाई समान है। ठीक है, अब समझते हैं, ये अल्फा दिया गया थीटा 1 का मान, ये दिया थीटा 2 का मान, दोनों का अधिकतम ऊंचाई सेम है। अधिकतम ऊंचाई मतलब आपको दिया गया h1 बराबर क्या है h2 है, उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात क्या होगा, हमें क्या निकालना है u1 अनुपात u2 का मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं अब देखिए h1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो h का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो h2 क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये 2g कैंसिल हो गया, u1 लिखेंगे यहाँ u2 लिखेंगे या थीटा 1 यहाँ लिखेंगे थीटा 2। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ गया, हम एक मिनट, यहाँ से कितना आ गया, हमें क्या निकालना है u1 अनुपात u2, जैसे ऐसा ले सकते हैं u1 स्क्वायर इधर u2 इधर लाते हैं u2 स्क्वायर, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा 2 बटा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब इसको ले सकते हैं u1 बाई u2 का होल स्क्वायर, इसे ले सकते हैं साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 का मान कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, अब बटा नीचे क्या है साइन थीटा 1 का मान है 45 डिग्री, अब पूरा का स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया u1 बाई, अब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर खत्म करते हैं, तो u1 बाई u2 का मान कितना गया साइन 60, साइन 60 का मान √3 बाई 2, अब बटा में साइन 45 का मान 1 बाई √2, ठीक है, √2 यहाँ √2 आ जाएगा, यानी √3 अनुपात √2, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहाँ से केमिस्ट्री के सवाल शुरू हो गए, यानी 15 सवाल फिजिक्स से थे, अब केमिस्ट्री आ गया। तो सवाल यहाँ दिया गया स्तंभ 1 में दिए गए निम्नलिखित नियमों को स्तंभ 2 में दिए गए कथनों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए स्तंभ 1 में कुछ नियम दिया गया है, अब बताना कौन किससे मैच करेगा। तो ऑप्शन ए दिया हुंड का नियम, तो हुंड के नियम पढ़ते याद है कि देखिए ऐसा बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे भरते थे, क्या इसमें 2 को भर देंगे, नहीं, आगे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर पेयर लगाते हैं, ये बात किसमें पढ़े थे हम लोग, हुंड के नियम पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया किसी परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या है, समूह समान नहीं हो सकता। सब ये किसका है, पढ़े लो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। चलिए हम इसकी बात करते देखते हैं कहाँ पर। आधे अर्ध भरे और पूर्णतः भरे कक्षकों का अस्थायी तो मिलता है, एक ही उपकक्षीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्या होता है, तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक एकल रूप से न भर जाए, यानी क्या होगा ए का क्या होगा ए का आर होगा, ए का क्या होगा आर। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन आसान होता है, क्यों आपको सही आंसर तक ना आना है, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन क्या करते हैं आगे हटा जाते हैं। ठीक है, तो ए का आगे आर देखते हैं, ए का, तो यहाँ पर ए का आर दिया, ओके, यहाँ ए का पी दिया तो होगा नहीं, ए का पी ये भी नहीं होगा, ए का पी ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ए का आर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बट चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब बहु सिद्धांत पढ़े, चलो बहु सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर टी में देखिए तो परमाणुओं की मूल अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती ऊर्जाओं के क्रम में बढ़ जाते हैं, यानी बी का क्या होगा टी, तो बी का क्या होगा टी, देखिए बी का टी दिया है बट इसमें बी का टी नहीं दिया, इसमें बी का टी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टी करो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया है, यदि समान गति से यात्रा कर रहे हो, यदि समान गति से यात्रा कर रहे हो तो निम्नलिखित में किस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। अच्छा देखिए यहाँ पर
चार द्रव्य कण दिए गए, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण का सूत्र क्या होता है, He2 प्लस होता है, पढ़े थे यहाँ 2 होते हैं 4 होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सभी द्रव्य कण क्या हो रहे हैं, यहाँ बोला गया है कि समान गति से यात्रा कर रहे हैं, सबका वेग सेम है, सबका वेग क्या है, सेम है, तो बोला गया कि तरंग की तरंग दैर्ध्य द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। अब बताइए इसमें किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, इस सबका वेग एक समान है, तो बताइए किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। अब बताइए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या पढ़े, तो लैम्डा बराबर a से बाई p माइनस संवेग, इसमें वेग की बात कहते हैं तो m ही लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक का यहाँ लिखा है समान गति से यात्रा कर रहे हैं, यानी सबका वेग सेम है, यानी v कांस्टेंट हो गया, और s तो कांस्टेंट होता ही है, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, लेमडा जो है m का व्युत्क्रमण अनुपात है, क्या होगा व्युत्क्रमण अनुपात है। अब हमें क्या खोजना है इसमें, तरंगदैर्ध्य सबसे कम। अब बताइए ये सबसे कम कब होगा, जब m का मान सबसे अधिक होगा, तो जब m का मान मैक्सिमम तो लेमडा का मान मिनिमम, तब हमको अब इसमें एक नया क्वेश्चन आ गया, पता नहीं इसमें किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, इलेक्ट्रॉन का कि अल्फा कण का कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का। जैसे भी पढ़ते लोग कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में न्यूट्रॉन भारी होता है, तो दो ऑप्शन यही चला गया। अब इन दोनों में तुलना करना है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर होता है ना, इसका लगभग 4 गुना द्रव्यमान इसका होता है, किसका, हीलियम का, यानी सबसे भारी कौन है, अल्फा कण। अल्फा कण जो सबसे भारी है, तो जब इसका द्रव्यमान सबसे अधिक तो लेमडा सबसे कम होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया यहाँ पर, यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एल का मान दिया है 0, तो कक्षक का आकार, अच्छा एल का मान 0, एस 0 किसका होता है, एस का होता है, तो एस सबसे का एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, और इस ऑर्बिटल का कैसा होता है, गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 करोड़। अगला क्वेश्चन, n बराबर 2 के लिए द्विगंशी यानी एल, चुंबकीय यानी एम, क्वांटम संख्या का सही समुच्चय है। अब हम पढ़े ना, एल का मान n से कम होता है, क्या होता है, n से कम होता है, तो जब n का मान 2 दिया है, तो एल का मान क्या हो सकता है, एल का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, एल का मान 2, ये तो होगा नहीं, एल का मान 1 हो सकता है, जब एल का मान 1, तो जब एम का मान क्या होगा, -1 से +1 तो होगा, बट ये -2 देते भी नहीं होगा। एल का मान 0, तो एल का मान 0 तो एम का मान 0 होता है, ये भी नहीं होगा। एल का मान 1 तो एम का, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी का। कैसे पता चलो, एम का मान क्या होता है, -l से लेकर +l तक होता है, बीच में 0 होता है, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी का। अगला क्वेश्चन, 3p कक्षक के लिए रेडियल नोड की संख्या, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1, तो n का मान कितना दिया है 3, l का मान तो sp यानी 0 1 ये 1 होगा, और माइनस यहाँ 1 है तो 3 - 2 क्या आएगा 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी का। अगला क्वेश्चन, तीसरे कोष से जुड़े कक्षकों की कुल संख्या, तीसरा कोष यानी n का मान दिया है 3, और कक्षकों की कुल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर n 9 होगा, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तीसरा कक्षा में क्या होगा, s होगा, p होगा और d होगा। तो क्या निकालना है, कक्षक की संख्या, कक्षक यानी ऑर्बिटल, s में कितना, एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 होता है, 5 3 8 1 9, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण श्रृंखला दृश्य क्षेत्र में आती है, दृश्य क्षेत्र में कौन आती है, बाम और श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा, वही सुमेलन वाला सवाल आ गया। अब देखिए यहाँ दिया है परमाणु संख्या, क्या दिया है 109। अब बताना इसका यूपीएससी नाम क्या होता है, पढ़ते हैं 1 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए ऑन होता है, क्या होता है ऑन, या ऑन लिख दिए ऑन। फिर 0 0 के लिए क्या होता है नील, तो नील। फिर 9, तो 9 के लिए क्या होता है, क्या होता है इन होता है, क्या होता है इन, ठीक है। अब देखो कहीं दिया है इसमें, देखिए लास्ट में ई हम लगाते हैं, तो ऑन, तो ऑन ऑन नील, इन ऑप्शन नंबर क्या है क्यू, तो ए का क्या हो जाएगा क्यू। अब ए का क्यू होगा, देखिए इसमें ए का क्यू दिया है, ए का पी खत्म, ए का क्यू दिया है, ये पी खत्म, ए का क्यू, यानी बी या डी हो। आगे बढ़ते हैं, एक ऑन ऑन बाई, तो ऑन ऑन बाई कहीं दिया है, ऑन ऑन बाई, बी का क्या होगा पी, तो बी का क्या होगा पी, तो बी का पी, और से इसमें पी दिया, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ आर और एस डिफरेंस आ रहा है ना, सी देखते हैं, सी ऑन ऑन पेंट, तो ऑन ऑन पेंट कहीं दिया है, ऑन ऑन पेंट, यानी क्या होगा सी क्या होगा आर, सी का आर कहाँ दिया है, सी का इसमें दिया है आर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच ऋणात्मकता का सही क्रम, तो सबसे अधिक बीच ऋणात्मकता तो कौन होता है, फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन सबसे अधिक दिए तो कम दिए तो गलत हो गया, ये भी फ्लोरीन कम है, यहाँ फ्लोरीन बीच में है तो ये भी गलत हो गया, सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी कर। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट क्या होता है, तो यौगिक से जल के पूरे अणु निकालने पर जो कंपाउंड बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रेट बोलते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल बोला है, तो नाइट्रिक अम्ल सूत्र क्या होता है, HNO3,
अब इसमें आपको H2O निकालना है। सर H2O कैसे निकालेंगे, तो नहीं है, तो बताइए इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, तो अब इसमें से H2 निकाल सकते हैं, इसको लगभग ऐसा लिख सकते हैं H2N2O6। ठीक है, समझने के लिए, हालांकि ऐसे कंपाउंड होगा नहीं। अब तो इसमें से H2 निकाल सकते हैं, H2, तो H2 यानी पूरा हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन एगो निकालना है, 6 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा N2O5। तो N2O5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी कर देंगे। ओके, यानी नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या होगा, N2O5 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता क्रम है। चलिए इसे देखते हैं लोग, बताना परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो किसमें तुलना करना हमें, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। कौन कहाँ होते हैं पता है ना आपको, तो कार्बन, तो पढ़ चलो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी इसके बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है। ठीक है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन नीचे होगा। तो एक ही आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है, आकार क्या होता है, घटता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तो कंफर्म है, इसके बाद ये आ रहा है, इन लोग का आकार ज्यादा होगा। तो अब देखिए इधर आकार घट रहा है, तो इससे कम ये, इससे कम ये तो कम हो गया, इससे अधिक ये, इससे अधिक ये, यानी इन सब में सबसे कम कौन है, सबसे कम है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का आकार क्या होगा, सबसे कम होगा, तो सबसे कम फ्लोरीन, यानी सी का मान सबसे कम होगा। यहाँ ए का मान सबसे कम दिया तो खत्म, यहाँ डी का मान सबसे कम दिया खत्म, यहाँ सी का मान सबसे कम दिया, ये खत्म हो गया, बी दिया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी टिक करो। ओके, बट चेक कर लेते हैं, तो सबसे कम आकार किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। ठीक है, अब क्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, ऑक्सीजन, तो क्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन यानी बी होगा, सही है। इससे बड़ा कौन होगा, कार्बन, कार्बन यानी ए होगा, सही है। अब उसके बाद से क्लोरीन होगा, क्लोरीन यानी डी, सही है, लास्ट में बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। तो लोग पढ़े थे, इसका याद है, एक ट्रिक पढ़े चलो, तो कौन कहाँ पे एलिमेंट है पता ना आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे क्या, ऑक्सीजन के बाद क्या था, ऐसे एक मिनट, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बंद होता है, बोला है इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इलेक्ट्रॉन बंद होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का, किसका होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का सबसे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन सबसे अधिक है, यहाँ सल्फर तो खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया, क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो क्लोरीन यानी आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते देख लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या सल्फर होता है, या फ्लोरीन होता है, या क्लोरीन होता है। ठीक है, तो याद कीजिए लोग, ऐसे भी हम लोग पढ़े, इधर से इधर आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ता है, नाइट्रोजन से अधिक ऑक्सीजन का होगा, तो नाइट्रोजन से अधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अधिक, अब ऑक्सीजन सल्फर में चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो याद कीजिए, एक साइड पढ़े थे लोग, ऐसा एन बनता है, उल्टा एन ऑक्सीजन से अधिक सल्फर का, सल्फर से अधिक क्लोरीन का, क्लोरीन से अधिक क्लोरीन का, सबसे अधिक क्लोरीन का नारा है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन से अधिक सल्फर, सल्फर से अधिक क्लोरीन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ दिया है, C6H5Cl की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU क्या होगा, तो DU का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं लोग, कार्बन +1, तो कार्बन 6 है तो 6 1 7 माइनस हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पढ़े थे ना, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एक तरफ बिहेव करते हैं, तो 5 और 1 कितना होगा, 6, और 6/2, यानी कितना यहाँ पर 7 - 3, यानी कितना गया 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अच्छा एक मिनट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसका हमें आपको IUPAC नाम क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। तो सबसे कार्बन का लंबा चेन लेंगे, तो लंबा चेन है, नंबरिंग किधर करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप में दिख पड़ता है, सर ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं तो क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार क्या होगा, ये वाला मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, और ये वाला क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, यानी 5 पे क्या है, OH, तो OH जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स काम करता है, इसका नाम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो 5 हाइड्रोक्सी, ये 3 हाइड्रोक्सी इसी तरह चला गया, 4 हाइड्रोक्सी इसी तरह चला गया, 5 हाइड्रोक्सी, यहाँ 3, ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ये पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए, तो एक मिनट, सही सही, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन खत्म हुआ, अब क्या गया, मैथ, तो मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, मैथ में मात्र 10 सवाल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं, एक चीज यहाँ पर, द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना एंड इतना। अब देखिए, इसमें बोला गया एक्स अक्ष और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का कोण क्या होगा। अच्छा, तो एक्स अक्ष से किसी लाइन के बीच कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए आपको ये वाला कोण निकालना है, तो यदि अच्छा, तो ये वाला जो कोण होता है क्या होता है, इस लाइन का यदि स्लोप दिया है m, तो m को हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो एक्स अक्ष से कोण निकालना आसान है। नहीं तो एक हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े लो, कौन सा, tan थीटा बराबर m2 - m1/1 प्लस 1 + m1 m2, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तब बताइए, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन और एक्स अक्ष के बीच कोण निकालना है, तो इन दोनों पॉइंट जोड़ने वाला लाइन का स्लोप निकाल दें,
तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी -2 -1 -3 बटा x2 माइनस x1, 4 में 3 गया 1 यानी कितना गया -3 आ गया। ओके, अब इस लाइन का स्लोप दिया है -3, इस लाइन ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ लाइन बनेगा, तब ना स्लोप निगेटिव होगा। अब बताइए -3 दिया, कितना दिया है -3, m का मान कितना गया -10। हमें क्या निकालना है, x अक्ष से कोण निकालना है, नहीं है सही, ठीक। अब बताइए इसमें क्या दिया गया है, टेन थीटा का मान दिया है -3, तो टेन कितने का मान -3 होगा, तो टेन कितने का मान 3 होता है, ये तो पढ़े नहीं है लोग, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा उस कॉन्सेप्ट से देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला, हालांकि कितना है, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1, तो इसका स्लोप कितना रहा है -2 -1 -3, 4 में 3 का 1 यानी सही इतना है, तो होता है फॉर्मूला m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब मोड लगाने का क्या होगा, ये न्यून कोण क्या निकलेगा, न्यून कोण, समझिए दो लाइन दिया है, इनके बीच से कोण ये है, तो ये भी तो इसका कोण है ना, तो ये वाला कोण निकालने के लिए हम लोग मोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं मोड। अब देखिए m2 का मान कितना है, इसका स्लोप है -3, दे लीजिए -3, m1 माने x अक्ष, तो x अक्ष का स्लोप क्या था 0, तो -3 -0, अब बटा में 1 प्लस -3 इंटू 0, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, देखो ये कितना है 3 बटा यानी 3 आ गया 3, तो टेन थीटा का मान आ रहा है, ठीक, तो थीटा का मान क्या होगा, टेन इनवर्स 3 होगा, तो टेन कितना का मान 3 होता है, 45 का नहीं होगा, 135 का भी नहीं होगा, 90 का नहीं, यानी इसमें क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़, इन सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। जब कोई भी टिक करेंगे आपको नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 32, सवाल दिया यहाँ पर, द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर a minus b and b minus a respectively। अच्छा, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन लाइंस, दो वो लाइन के बीच से कोण का टेंजेंट निकालना है, आपको क्या निकालना है 10, और दोनों लाइन के बीच का कोण थीटा है, तो थीटा यानी टेन थीटा निकालना है। अब देखिए दो लाइन के बीच का टेन थीटा यानी कोण का टेन थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m2 m1 चाहे m1 m2 बात है क्या, ठीक है। अब चलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमको दोनों लाइन के स्लोप चाहिए, कैसे स्लोप, इसमें क्या दिया गया है, ये बोला द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। अच्छा एक्सिस यानी x भी दिया y भी दिया, x एक लाइन का x इंटरसेप्ट दिया है a और y इंटरसेप्ट दिया है माइनस में। अब x इंटरसेप्ट है a, तो x का मान a, तो x एक्सिस पर y का मान 0 यानी a का मान 0 होगा, तो ये वो पॉइंट क्या बनेगा, y इंटरसेप्ट दिया है माइनस b यानी 0 का मान -b। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ने लिखा है, स्लोप निकाल सकते हैं स्लोप, चलिए इसको मान लेते हैं m2, तो m2 का मान कितना आ गया, माइनस बी माइनस 0 यानी -b बटा 0 माइनस a माइनस यानी कितना गया बटा b बटा a आ गया, m2 का मान b बटा a। अब निकालते हैं m1, तो m1 कैसे निकालेंगे, चलिए इसको यहाँ निकालते हैं, तो m1 यानी क्या हुआ, इसका स्लोप निकालना, तो x इंटरसेप्ट दिया है b यानी आपको दिया गया है b का मान 0 और ये दिया है -a, तो इस जहां पर y को काटेगा उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, वो होगा ये y है ना, यानी 0 का मान -a। अब इसका स्लोप क्या निकालेंगे, तो आएगा m1 का मान कितना आएगा -a, यहाँ 0 है यानी -a, 0 माइनस b माइनस b, ये कितना है a बटा b, a बटा b। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m2 का मान कितना चुका है b बटा a, तो b बटा a माइनस m1 का मान कितना है a बटा b, ध्यान लीजिए a बटा b, अब बटा में 1 प्लस m2 m1 यानी b बटा a इंटू a बटा b, ठीक है। तो क्या होगा a कैंसिल b b कैंसिल, तो नीचे कितना है, नीचे आ गया 2, नीचे कितना गया 2, देखो कहीं 2 दिया है, अच्छा इसमें नॉन ऑफ दिस भी दिया, पूरा हल करना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम ए बी, तो यहाँ कितना गया बी स्क्वायर और माइनस यहाँ गया ए स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं, ये मोड है तो मोड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2ab। इस मोड का मतलब क्या हुआ, अब इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखिए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, बात है क्या, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया है बटा में 2ab, तो यहाँ पर दिया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2b, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल दिया है the points a b and c are collinear then the value of x। अच्छा तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ ए बी या स्लोप ऑफ बी सी एक समान होगा, क्या जब एक ही लाइन में, तो इसका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। चलिए तो बनाते हैं, तो इसका स्लोप कितना है, ए बी का स्लोप कितना है, ए बी का स्लोप 2 माइनस 4, आप इधर से इधर भी घटा सकते हैं, तो 4 में से 2 गया कितना गया 2, अब बटा में x में से 3 गया कितना गया, तो x माइनस 3। अब इसका स्लोप निकाले कितना है, तो -5 या -2 -7 और 4 -3, 4 में 3 गया 1, इतना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते कितना गया यहाँ पर -7x माइनस माइनस प्लस 7 21 बराबर 2, कितना गया -7x बराबर 21 में 2 गया 19,
तो x का मान कितना आ गया -19/7, तो -19/7। एक मिनट, 2 x -3 सही है, 7 सही है, सही है, कहाँ को हो गया -7x 7 3 21, सही है, -19/7 हो गया। एक मिनट, यानी इसका भी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसी को बस थोड़ा देख लेते हैं एक बार फिर से तो, और बता दें वो देखिए कभी एग्जाम में सवाल बनाइए आपका हो सकता है आंसर नहीं मैच करे, एक बार फिर सॉल्व कर लीजिए, कब लास्ट में। चलिए एक बार फिर सॉल्व करते हैं। तो इसका स्लोप कितना आएगा, जो कोलिनियर है तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो स्लोप कितना आएगा y2 - y1, 4 में 2 का कितना गया 2, अब बटा x - x यानी x - 3 बराबर में इसमें निकाल कितना आएगा -5 और -2 -7 और 4 में 3 का कितना गया 1 आएगा, इतना रहा। फिर वही रहेगा कितना गया -7x प्लस 21 बराबर 2, तो -7x बराबर -19 यानी 19/7 है, कितना रहा 19/7, तो नहीं दिया नहीं, सभी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 सवाल दिया यहाँ पर, the equation of the line passing through the point 1, 2 and perpendicular to the line इतना। आपको क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर, अच्छा किसी भी लाइन की इक्वेशन कब लिख पाते हैं, जब हमें कम से कम उसको एक पॉइंट दिया है और उसका स्लोप पता है, तो पॉइंट तो मिल गया, अभी उस लाइन का स्लोप मिल जाए तो सॉल्व बन जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप इसमें दिया नहीं है, बट आपको एक रास्ता दिया स्लोप निकाल सकते हैं। आपको क्या दिया गया है, वो लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल के उसका स्लोप निकल जाए कैसे, तो पढ़े चलो m1 m2 बराबर -1, ये क्या होता है, एक m1 का है एक लाइन का स्लोप है, m2 का उसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। चलिए देखते हैं इसका स्लोप कितना आएगा, तो स्लोप लाने के लिए इसको लाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कितना गया y का मान, तो y का मान आ गया -x - 1, यानी इसका स्लोप कितना गया, स्लोप का मान आ गया -1, तो जब इसका स्लोप -1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालना था स्लोप कितना गया, तो स्लोप आ गया 1, स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। अब पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट तो पॉइंट दिया है 1, 2 तो 1, 2, अब इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था y - y1, y1 कितना दिया है, तो y1 दिया है 2, यानी देंगे 2 बराबर m का मान दिया 1, x - x1 तो यहाँ 1 है तो 1, तो कितना गया यहाँ पर y - 2 बराबर x - 1, इसमें सभी एक साइड है तो इधर करते हैं, ये कितना गया y - x, माइनस में नहीं तो प्लस में, तो -2 और +1 कितना गया -1 बराबर 0, तो y - x, अच्छा एक मिनट, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब x प्लस में हो जाएगा, y माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x - y + 1, अच्छा एक मिनट, ये तो ऑप्शन दिया ही है y - x - 1, y - x - 1, ऑप्शन नंबर क्या दिया b, तो b टिक कर दें। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच हैव स्लोप 1/2 एंड कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट 4 ऑन x एक्सिस। अब देखिए ध्यान से, एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 दिया है, तो m का मान मिल गया, अब ये x को काट रहा है 4 पर, यानी x इंटरसेप्ट दिया है 4, यानी क्या होगा पॉइंट होगा 4 का मान, ठीक है। अब स्लोप है पॉइंट है, इक्वेशन ले सकते हैं, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था y - y1, तो y1 का मान 0 तो खत्म, m का मान दिया है 1/2 1/2, x - x1 का मान दिया 4 तो 4, तो यहाँ से कितना आ गया यहाँ पर 2y बराबर x - 4, यहाँ से कितना आ गया 2y - x + 4 बराबर 0, तो 2y - x - 4, सर यहाँ 2y माइनस में दिया है, देखा मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते क्या होगा x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई माइनस में आई माइनस में आई माइनस इधर आ गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना क्या x - 2y - 4, x - 2y - 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया a, तो 80 करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, if the normal form of equation इतना is x cos ओमेगा plus y sin ओमेगा बराबर p, then p and ओमेगा, यहाँ ओमेगा होगा रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान दीजिए पढ़े थे जब नॉर्मल फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, तो लाइन क्या होगा ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर दिया रहता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लिखते हैं p, और ये जो x के साथ कोण है इसे बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलते हैं ओमेगा, इसमें वो क्या निकालना p और ओमेगा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये तो पता है ना p क्या है, p ओरिजिन से डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि आप इसको उस फॉर्म में लाएंगे आप फॉर्मूला याद करेंगे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अच्छा एक सवाल बताइए, इसमें जो p होगा p क्या होगा, तो इस लाइन का दूरी होगा कहाँ से, ओरिजिन यानी मूल बिंदु से होगा, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन की दूरी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं पॉइंट की पुट करते हैं, तो x का मान 0 y का मान 0, क्या मूल बिंदु लेते हैं, क्या बचेगा -r, अब मोड में लेते हैं बटा में ये क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस यानी p का मान निकाल रहे हैं, ऑन द रूट a² + b², तो a का मान तो दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर 3,
अब प्लस बी का मान दिया 1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो कितना क्या -8 है, मोड है तो बाहर होता 8 हो जाएगा। 3 1 4 4 का वर्गमूल 2 यानी कितना क्या 4। तो पी का मान आ गया 4, देखिएगा तो पी का मान दिया है 4, तो यहाँ भी 4 दिया है, यहाँ भी 4 दिया, तो जो दो ऑप्शन है सर। अब यही दो में कोई होगा तो सर कौन होगा, तो हमें ओमेगा भी तो निकालना है ना ओमेगा। अब एक शब्द जो ओमेगा है किसका इंक्लाइनेशन है, इसका इंक्लाइनेशन यानी परपेंडिकुलर का। यदि परपेंडिकुलर स्लोप पता है तब इंक्लाइनेशन निकाल सकते हैं। सर कैसे स्लोप निकाले, तब इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, तो इस लाइन का स्लोप कितना है स्लोप, तो स्लोप के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं y बराबर -√3x प्लस 8। इसका स्लोप कितना है -√3। अब बताइए इस लाइन का स्लोप आ गया -√3, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1/√3। पढ़ते ना, एक लाइन का स्लोप दिया है तो उसको परपेंडिकुलर लाइन का निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप आ गया 1/√3। अब इसका स्लोप 1/√3 तो हम लिख सकते हैं ऐसा tan थीटा। तो tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री होता है, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, यानी ओमेगा का मान है कितना होगा 30। 30 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया यहाँ पर, द एंगल बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना, इन दोनों लाइन के बीच से कोण निकालना। अच्छा विल नॉट बी, अच्छा यहाँ बोला है नॉट बी यानी नहीं होगा, ध्यान देंगे इन दोनों के बीच का कोण है जो कोण नहीं होगा। तो ये तो कहूँगा दो लाइन, तो दो लाइन के बीच दो कोण होता है, ठीक है, हमें बताना है कौन सा कोण नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं पता करता हूँ इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो कोण निकालने के लिए चाहिए स्लोप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर √3x प्लस 5। इसका स्लोप यानी m1 का मान कितना है, m1 का मान √3 आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं √3y बराबर x -6, ये माइनस में प्लस है, प्लस इधर माइनस, तो y का मान कितना आ गया x/√3 -6/√3। तो इसका स्लोप m2 का मान कितना आ गया 1/√3, 1/√3। तो एक लाइन का स्लोप दिया है, दूसरी लाइन का स्लोप दिया है, क्या निकालना है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हालांकि जो कोण दिया, जो स्लोप दिया आसान है, आप इसका इंक्लिनेशन बता सकते हैं कितना आएगा, इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना आएगा 60 डिग्री, और इसे कितना आएगा 30 डिग्री। तब ज्यामिति के मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक ज्यामिति वाला देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अब बताइए एक लाइन का इंक्लिनेशन दिया है √3, तो मान कुछ ऐसा होगा। दूसरा इंक्लिनेशन कितना दिया है, इंक्लिनेशन 1/√3 यानी 30 डिग्री यानी कम होगा, ऐसा कुछ होगा। अब बताइए ये वाला दिया है √3 यानी 60 डिग्री, 1/√3 यानी कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमको निकालना है दोनों लाइन के बीच का कोण, यानी आपको ये वाला कोण निकालना है, जितना कोण ये उतना ही ना कोण ये होगा। अब सोचिए ये बही से कोण 60 डिग्री और ये अभिमुख अंतर कोण 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा 30। अब ये 30 से कितना आएगा 150 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री 150 डिग्री लाइन के बीच का कोण है, हमें बताना है कौन कोण नहीं है, तो कौन नहीं है 45 नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ज्यामिति की मदद से बना कि नहीं बना, बन गया। बट फॉर्मूला से बना सकते हैं, कैसे, तो फॉर्मूला पढ़े थे लोग, tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 लिखे थे, m2 माइनस m1 लिखे पाते क्या है, ठीक है, क्या मोड लगा है ना। चलिए मान लिखते हैं m1 माइनस m2 बटा में क्या होगा 1 प्लस m1 m2, पूरा मोड में देते हैं, ठीक है। तो कितना गया यहाँ पर m1 का मान √3 था, √3 माइनस m2 का मान 1/√3, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 मोड है तो कितना गया यहाँ पर एलसीएम आ गया √3, तो √3 3 माइनस 1 2 आ गया, यहाँ कितना गया 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो कितना गया 2/√3/2, तो 2 खत्म 1/√3। टेन कितना का मान 1/√3 होता है, टेन थीटा का मान 1/√3 आ गया, नहीं थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कोण होगा, तो जब एगो कोण 30 होगा तो एगो कितना आएगा 150 आएगा, तो 30 150 होगा तो क्या नहीं होगा 45 नहीं होगा। तो जैसे बनाना आप कर सकते हो वैसे बना सकते हैं। चलिए लास्ट के दो सवाल है, देखते हैं, दो नहीं 3 सवाल है, 38 39 और 40 सवाल यहाँ दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना। अब इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा x का मान 3 था, 3 3 का 9 माइनस से माइनस 4, y का मान -5 था, माइनस प्लस 5 होगा 20, माइनस 26 है तो 26। अब बटा में क्या होगा ए मोड में ले लेंगे, बटा में ऑन द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान दिया 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 तो 16, तो कितना क्या 20 9 29 29 26 का 3। अब मोड 3 का मान 3 होता है और 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 यानी 3/5, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक। ओके अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये दोनों समांतर रेखा के बीच दूरी क्या होगा। और इन दोनों के बीच दूरी निकालना है तो हम लोग पढ़े ना किसी पॉइंट के किसी लाइन के बीच, किसी पॉइंट के किसी लाइन से दूरी निकाल सकते हैं। अब दो पैरेलल लाइन, इन दोनों बीच दूरी, इन दोनों बीच दूरी हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा एक समान होगा। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट निकाल दे, उस पॉइंट से दूरी निकाल दे तो वही ना दूरी होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए हालांकि सब फॉर्मूला भी होता है बट सब फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, आप तरीका सीखिए बना सकते हैं। तो अब बताइए इन दोनों बीच दूरी निकालना तो क्या करते हैं, किसी एक लाइन पर कोई एक पॉइंट निकालते हैं, इस पर निकालने इस पर निकालने, मैं इस पर निकालता हूँ,
सर कौन पॉइंट निकाल रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकाल दे, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स के लिए क्या करना होता है, वाई जीरो करना होता है, ठीक है, या वाई इंटरसेप्ट निकालिए आपकी इच्छा। तो मान एक्स निकालना है तो वाई का मान जीरो कर दिया, जीरो कर दिए, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, -7/3, एक्स का मान आ गया -7/3, यानी पॉइंट क्या बन गया, -7/3 का मान जीरो हो गया। अब इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, तो डिस्टेंस निकालना है डी, तो डी के लिए क्या करेंगे, जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे -7/3, तो यहाँ 3 है, यहाँ रख दिया -7/3, अब माइनस से माइनस 4 है 4, वाई का मान 0 तो इंटू 0 और +5, ये सब किस में लेंगे, मोड में, बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, तो 3 3 खत्म और 0 से खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा -7 और +5, अब बटा में 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, तो कितना आएगा -7 + 5 -2 और -2 का मूल क्या होगा 2, यानी 2/5, 2/5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स का मान निकालना था। बताइए इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन, इन दोनों पॉइंट जाने वाला लाइन एक दूसरे पर लंबवत है, तो लंबवत है तो यदि इसका स्लोप हम मान ले m1, इसका मान ले m2, तो रिलेशन क्या होता है, m1 * m2 बराबर -1, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि हम इसको जल्दी बनाना सीखे, चलो कैसे। अब इसमें इसका स्लोप क्या होगा, बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप कितना आएगा, y2 - y1, तो 24 - 12 कितना गया 12, बटा x2 - x1 x - 8, ठीक है। इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप कितना आएगा, 8 में से 6 गया कितना गया 2, और 4 माइनस है तो प्लस हो गया, 4 2 6, यानी कितना गया यहाँ पर 1/3, 1/3। अब देखिए इस लाइन का स्लोप यानी 12/x - 8 का मान क्या होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप 1/3, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। हल कर लीजिए, तो कितना गया यहाँ पर 3 चौका 12, तो कितना जाएगा यहाँ पर, इसको इधर कर देंगे -x और +8 = 4, तो -x का मान कितना गया -4, तो x का मान आ गया 4, 4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर। ओके, चलिए, तो अब बाकी यहाँ क्या है, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी वाले सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके क्या होता है, जो आप लोग टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे सब क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को जो भी आप सोल्व किए सब सही होगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।